अच्छा भाई, आज हमने करना है मई जून 2023, पेपर 22। इससे पहले हमने 21 किया था, तो थोड़ा सा सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन मोस्टली। उसके अलावा ये पेपर काफ़ी डिफरेंट है, तो थोड़ा सा गौर से देखना। मैं क्वेश्चन स्किम थ्रू करूँगा क्योंकि रीडिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। आप लोग बेशक पॉज करके पढ़ते रहो। अच्छा, उसके बाद इस बात का ख्याल रखने के इंसर्ट में आपके पास काफ़ी सुडोकोड फंक्शंस वगैरह और ऑपरेटर्स गिवन होंगे। जो जो आपको यूज़ करने हैं वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, और उसका जो भी पैरामीटर्स और उसकी रिटर्न वैल्यूज हैं वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद प्रोग्राम कैलकुलेट्स पोस्टल कोड बेस्ड ऑन द वेट ऑफ आइटम एंड इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है। कैलकुलेशंस occur at various points and the results in choice of several। ठीक है, ठीक है। The program has built। ठीक है। For example, the postal code of 3.75 is used in this following pseudocode। ठीक है। अगर वेट 250 से कम है और वैलिड एड्रेस ट्रू है, तो हमने क्या करना है, उसकी कॉस्ट को रख देना है 3.75। उसके बाद स्टेटस वैलिड को कर देना ट्रू। अब वो कह रहा है कि एक और तरीका बताओ पोस्टल कोड को रिप्रेजेंट करने का। पोस्टल कोड को रिप्रेजेंट करने का और बेहतर तरीका क्या हो सकता है? देखो, हम लोग एक डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। हम लोग कोई डायनेमिकली ना कैलकुलेशन कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं। हम लोग एक इफ स्टेटमेंट की बेसिस पे डायरेक्टली एक वैल्यू एंटर कर रहे हैं। इस वैल्यू एंटर करने से बेहतर होता है कि हम लोग कांस्टेंट यूज कर लें। कांस्टेंट यूज करने का क्या फायदा है? कांस्टेंट यूज करने का ये फायदा है कि लेट से अब हमें ये जो 3.75 वाली वैल्यू है, ये हमें कोई हमने तीन और जगहों पे यूज की हुई है। सही है। अब कल को हमें ये रेट चेंज करना है, इन्फ्लेशन की वजह से समझ लो रेट एडजस्ट हो रहा है, अब वो $4 हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम लोग बार बार ढूंढने के हमने 3.75 कहाँ यूज़ किया था, हर जगह पे चेंज करें। हम अगर टॉप पे कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है ना, कॉन्स्ट ये करके 3.75, हम उसी को चेंज करेंगे और वो हर जगह पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो जितनी भी वैल्यूज हैं ना, उन वैल्यूज को बेहतर होता है कि एक ही टाइम पे आप टॉप पे डिक्लेयर करो और इनिशियलाइज करो, फिर उसे हर जगह यूज करो। दिस इज अ बिट मोर एफिशिएंट एंड इजी टू यूज। तो इसमें हम लोग क्या देते हैं? अब वो कह रहे हैं इसी इसी चीज़ का एडवांटेज बताओ। एडवांटेज क्या है कि हमें वी विल नीड टू एंटर द रेट। इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना है, एंटर द रेट ओनली वंस। एक इस कॉन्टेक्स्ट में हमें एक ही बार उसका रेट एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद व्हेन चेंजिंग, अगर हमने चेंज करना है तो एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज वैल्यू ओनली वंस। वैल्यू भी हमें एक ही बार चेंज करनी पड़ेगी। 3 मार्क्स हैं, तीसरे मार्क में आप लिख दो कि उससे ये होता है कि हमारा जो कॉस्ट को एक्सीडेंटली चेंज करने के ना चांसेस नहीं होते। तो अवॉइड्स एक्सीडेंटली, क्योंकि हमने उसे कांस्टेंट रख दिया तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। चेंजिंग वैल्यू एक्सीडेंटली भी किसी लॉजिकल एरर की वजह से भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद लाइंस ऑफ स्यूडोकोड कंटेन्स फीचर दैट मेक देम इजी टू अंडरस्टैंड। अब रीडेबिलिटी की बात हो रही है। रीडेबिलिटी में क्या क्या फीचर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट हुए हैं वो हम देख लेते हैं। एक ही इंप्लीमेंट हुआ है कि यहाँ पे कीवर्ड्स हाईलाइट हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटलाइज्ड कीवर्ड्स, कैपिटलाइज्ड कीवर्ड्स। उसके अलावा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी है। देखो, इफ के बाद हम एक एक्स्ट्रा स्पेस दी हुई है जो हमें बता रहा है कि ये इफ के अंदर का पार्ट है, तो आइडेंटिफिकेशन लिख लो। और हमें क्या चीज़ प्रोग्राम समझने में आसानी दे रही है? कमेंट्स। कमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमें समझ आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। तो आप कमेंट्स लिख लो। दैट्स इट। अच्छा, अब हमने इसकी डेटा टाइप्स देनी है। वैलिड एड्रेस, वैलिड एड्रेस इक्वल्स टू वैलिड वैलिड एड्रेस का ट्रू। तो बुलियन। फिर आइटम पोस्टल कॉस्ट, पोस्टल कॉस्ट हम लोग रखेंगे रियल। उसके बाद उसका स्टेटस, स्टेटस है हमारे पास स्ट्रिंग। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि प्रोग्राम यूजर डेट ऑफ बर्थ यूजिंग वेरिएबल माई डेट ऑफ बर्थ ऑफ टाइप डेट। डेट टाइप की माई डी ओ बी एक वेरिएबल बना हुआ है। राइटिंग pseudocode statement use a function from the insert to assign the value corresponding to 17/11/2007 to my dob। अभी हमने लास्ट पेपर में ये फंक्शन पढ़ा था। ये फंक्शन आप लोग पढ़ लो बेशक। सेट डेट के नाम से एक फंक्शन है। ये रिटर्न क्या करता है? ये एक डेट की डेटा टाइप रिटर्न करता है। इंटीजर्स लेता है, ये 3 पैरामीटर्स, डेट मंथ और ईयर, और उसके हिसाब से ये आपको एक डेट सेट करके दे देता है। अच्छा, तो
ये फिर रिटर्न करता है हमारे पास एक डेट डेटा टाइप, जिसमें ये डेट, ये मंथ और ये ईयर होता है। तो अब हम लोगों ने वही करना है, माई डी ओ बी को असाइन करना है। ये हमने लास्ट पेपर में कर चुके हैं हम। माई डी ओ बी इज इक्वल टू सेट डेट। सेट डेट के बाद हम लोग करेंगे 17,11,2007। अभी मेरे पास इंसर्ट मैंने इसमें ऐड नहीं की, वरना मैं आपको इंसर्ट में दिखा भी देता ये चीज़। अच्छा, माई डी ओ बी हैज़ बीन असाइंड अ वैलिड वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द यूजर्स डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब उसमें एक वैलिड वैल्यू आ गई है। अच्छा, write a pseudocode statement to calculate the number of months from the month of user's date of birth till the end of the year and assign to the variable num months। अब हमने क्या करना है, हमने num months, अच्छा इसके लिए ना आपके पास कुछ और वेरिएबल है। एक काम करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके इंसर्ट ऐड कर ही लेता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। एक सेकंड देना मुझे। तो मैंने अब ऐड कर लिया इंसर्ट। मैं आपको इंसर्ट दिखा देता हूँ कि उसमें हमने करना क्या है। पहले हम लोग देखते हैं कि हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ज़रूरत क्या चीज़ है। हमें ज़रूरत है कि हम लोग अब इस गिवन डेट ऑफ बर्थ में से ये मंथ निकालें। हमें इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। मंथ क्यों एक्सट्रैक्ट करना है? वो कह रहा है कि एंड ऑफ ईयर से आपके डेट ऑफ बर्थ तक जितने मंथ्स हैं ना, हमने वो चीज़ कैलकुलेट करनी है। एंड ऑफ ईयर कब होता है? एंड ऑफ ईयर होता है 12। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। अब एंड ऑफ ईयर में से अगर हम लोग 11 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 1 मंथ। मतलब कि न्यू ईयर या एंड ऑफ ईयर से पहले कितने महीने रहते हैं? हमारे पास एक महीना रहता है। इसी तरह उसने अब आपको एग्जाम्पल भी दी। एग्जाम्पल में उसने कहा है कि अगर ये डेट ऑफ बर्थ है, द वैल्यू 5 वुड बी असाइन टू नम मंथ्स। तो 7 + 5 क्या होता है? 12। तो इससे हमें एक बात क्लियर होगी है कि हमने 12 में से माइनस करने हैं जो भी इसका मंथ पार्ट है। मंथ पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास उसने हमें एक दिया हुआ है फंक्शन इंसर्ट ने, वो देख लेते हैं। हम लोग जाते हैं इंसर्ट पे, यहाँ एंड में ऐड किया मैंने। अच्छा, ये आ गया हमारी इंसर्ट। सॉरी यार, इसे मैं डार्क मोड में कन्वर्ट नहीं कर सका, थोड़ा जल्दी में ऐड किया। अच्छा, डेट फंक्शन पे आ जाता है। डेट फंक्शन में हमारे पास है सबसे पहले डे। डे क्या करता है कि वो इसमें से डे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। हमें एक गिवन डेट है, डेट में से उसका जो डे वाला पार्ट है ना, सबसे पहला पार्ट, वो उसने एक्सट्रैक्ट करके 4 रिटर्न कर दिया। मंथ क्या करता है? मंथ को आप अगर एक डेट दोगे, डेट डेटा टाइप की, तो वो उसमें से 10 पार्ट एक्सट्रैक्ट कर देगा। ईयर क्या करेगा? वो उसमें से ईयर पार्ट एक्सट्रैक्ट कर देगा। इसी तरह डे इंडेक्स क्या करेगा? वो उसका इंडेक्स बता देगा कि ये इसका दिन कौन सा है। मतलब कि मंडे, संडे 1 है, मंडे 2 है, तो ट्यूसडे 3 होगा। तो मतलब इस डेट पे क्या दिन आ रहा है। सेट डेट जो हमने अभी यूज़ किया, इसमें हम डे मंथ ईयर देते हैं इंटीजर की फॉर्म में, और हमें एक मिलती है डेट। और टुडे क्या करता है? वो आज की डेट रिटर्न कर देता है। तो हमें अभी कौन सा यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है, हमें मंथ चाहिए करंट, तो हम लोग मंथ और उसके अंदर वो गिवन डेट दे देंगे। तो अब यही चीज़ अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, माई डी ओ बी अब क्या है? माई डी ओ बी हमारे पास एक डेट है, तो उसमें से हमने मंथ एक्सट्रैक्ट कर लिया। मंथ, माई डी ओ बी। माई डी ओ बी में से हमें मंथ मिल गया। अब हमने उसमें से उसे 12 में से माइनस करना है, और ये चीज़ हमने किसको? नम मंथ्स को असाइन कर देनी है कि एंड ऑफ ईयर से इतने महीने पीछे जाओ तो हमारी बर्थडे आती है। अच्छा, उसके बाद द प्रोग्राम विल आउटपुट द डे ऑफ द वीक कोरिस्पॉन्डिंग टू माई डी ओ बी। अब एक और चीज़ आ गई कि हमने डे ऑफ द वीक के लिए हमने क्या करना था। चलो वो मैं बताता हूँ, दोबारा से फंक्शन देख लेंगे। हम लोग पहले उसका डेट पार्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका डे का इंडेक्स निकालेंगे कोरिस्पॉन्डिंग टू माई डी ओ बी। फॉर एग्जाम्पल, द गिवन डेट विल आउटपुट थर्सडे। अच्छा, an algorithm is required, and array is used to store the names of days of the week। ठीक है, define the array and describe the algorithm in 4 steps। हमने ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम ब्रेक डाउन करना है 4 स्टेप्स के अंदर। फिर उसके बाद डू नॉट यूज सूडोकोड सीक्वेंस। अब सूडोकोड यूज किए बगैर हमने ये सब कुछ करना है। एरे डेफिनेशन, एरे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो हम 7 की एरे डिस्क्राइब कर लेते हैं, जिसमें हमने उसके नेम स्टोर करने हैं। तो नेम्स किस फॉर्म में करेंगे? स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो हम लोग क्या लेते हैं? 1D एरे विद 7 एलिमेंट्स। जैसे हम सूडोकोड स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसी को आपने एक तरह से इंग्लिश में लिखना है। ऑफ टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप की 1D एरे बना ली। अच्छा, अब हमने 4 स्टेप्स लिखने हैं। इन 4 स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे? हमने सबसे पहले एरे को इनिशियलाइज करना है। एरे को इनिशियलाइज करने के पहले हम लोग संडे, क्योंकि संडे से हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अच्छा, पहला स्टेप हमारा ये हो गया कि हम लोग एरे को इनिशियलाइज करेंगे।
दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हमें हमने अभी एक डे इंडेक्स के नाम का एक फंक्शन देखा था। डे इंडेक्स क्या करता है, जब आप उसको एक डेट देते हो तो वो आपको 1 से लेकर 7 तक कोई वैल्यू रिटर्न करता है, 1 बीइंग संडे, 7 बीइंग सैटरडे। वो एक इंडेक्स रिटर्न करता है जिसकी बेसिस पे आप अब क्या कर सकते हो, 2 में हम लोग क्या करेंगे, हम डे इंडेक्स से एक इंडेक्स निकाल लेंगे। 3 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो वैल्यू यूज करके एरे इंडेक्स में से वो डे स्टार्ट कर लेंगे। मतलब अगर 1 है तो हमें पता है कि अब उस दिन संडे आ रहा है। 4 में क्या करेंगे, 4 में हम लोग ये नाम आउटपुट कर देंगे, तो हमारे 4 स्टेप्स पूरे हो गए। अब इन 4 स्टेप्स को लिख लेते हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हमने असाइन नेम्स ऑफ डेज टू ईच एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एट फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे संडे होगा। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने डे इंडेक्स उस फंक्शन का नाम था ना, तो यूज फंक्शन डे इंडेक्स टू गेट द डे नंबर ऑफ डे नंबर ऑफ माई डी ओ बी, असाइन इट टू इंडेक्स। हम लोग ये असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल इंडेक्स पे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने एक स्ट्रिंग के अंदर हम असाइन कर देते हैं कि हम इस एरे के इंडेक्स एलिमेंट पे जाएं। तो गो टू, गो टू नहीं, एक काम करते हैं, असाइन द वैल्यू ऑफ इंडेक्स एलिमेंट इन द एरे, इन द डेज एरे टू अ स्ट्रिंग डे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली, चलो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। डे इज इक्वल टू, पहले हम लोगों ने करेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू डे इंडेक्स। डे इंडेक्स में हमने दे दी माई डेट ऑफ बर्थ। अब इससे हमारे पास इंडेक्स में ये चीज़ आ गई। जब इंडेक्स में आ गई फिर हमने क्या करना है, बस एरे में से उसे स्टार्ट करना है। तो हम लोग करेंगे डे इज इक्वल टू एरे का जो भी नाम था, लेट से उसका नाम था डेज, डेज एरे, डेज एरे के इंडेक्स एलिमेंट पे हम लोग चले गए। तो अब वो डे में वो वैल्यू आ गई, आउटपुट स्ट्रिंग डे। अब हमने यही स्ट्रिंग आउटपुट कर लिया, ये भी लिख लेते हैं, एक सेकेंड इसको। उसके बाद हम लोग कर देते हैं आउटपुट डे। अच्छा, आगे आ जाओ। अब वो कह रहा है अ प्रोग्राम स्टोर्स डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल, व्हेन डेटा इज रेड फ्रॉम अ फाइल इट इज प्लेस्ड इन अ क्यू। अब यहाँ पे यूज हो रहा है क्यू डेटा स्ट्रक्चर, तो हमने उसके हिसाब से जवाब देने। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू, कि उसकी एडीटी इम्प्लीमेंटेशन आपको शो हो रही है। ईच डेटा आइटम इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट लोकेशन इन द डेटा स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग इनिशियल डिजाइन द क्यू इज लिमिटेड टू होल्डिंग अ मैक्सिमम ऑफ 10 डेटा आइटम्स। इसके अब आप साइज देखो तो 10 का साइज है इसमें। अच्छा, ऑपरेशन ऑफ दिस क्यू में भी समराइज, उस आपके पास ऑपरेशन उसने बताए हुए हैं। ऑपरेशन के द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर स्टार्ट्स पॉइंट्स टू द नेक्स्ट डेटा आइटम टू बी रिमूव्ड। अगर आपने रिमूव जहां से करना है ना, वो आपका क्यू का फ्रंट है। अगर हम लोग क्यू से जब रिमूव कर रहे होंगे तो रेड सबसे पहले रिमूव होगा। अब एंड है, एंड में आपने ऐड करना है, तो इस पॉइंटर से आगे आगे ऐड होते जाएंगे। मतलब अगर हमने यहाँ पे ऐड करना है तो हम पॉइंटर को आगे लेके जाएंगे पहले, उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं क्यू सर्कुलर है ताकि लोकेशन 0 यूज हो सके। अब 9 के बाद अगर मैंने ऐड करना है तो वो कहाँ ऐड होगा, 0 पे ऐड होगा।
उसके बाद 1 पे, उसके बाद 2 पे। अगर रिमूव करना है तो रेड रिमूव हो जाएगा और मेरा फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे चल रहा है ये। अच्छा, उसके बाद डिस्क्राइब हाउ द डेटा आइटम्स ऑरेंज एंड येलो आर एडेड टू द क्यू शोन इन द डायग्राम। अब हमने इस डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि ऑरेंज कहाँ पे ऐड होगा और येलो कहाँ पे ऐड होगा। ऐड करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं क्यू फुल तो नहीं है। इंश्योर क्यू इज नॉट फुल। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर चला जाएगा 9 पे। टू ऐड ऑरेंज, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर मूव्स टू 9। अच्छा, उसके बाद अब एंड ऑफ क्यू पॉइंटर जहां पे पॉइंट कर रहा है वहां पे ऑरेंज ऐड हो जाएगा। तो ऑरेंज इज एडेड टू द लोकेशन ईओ क्यू पॉइंट्स एट। जहां पे ईओ क्यू पॉइंट कर रहा है वहां पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब 9 के बाद हमने क्या कहा है, ये सर्कुलर क्यू है। 9 के बाद डायरेक्टली हम आ जाएंगे 0 पे। तो अब ईओ क्यू पॉइंटर कहाँ पे मूव करेगा, 0 पे। ईओ क्यू विल मूव टू 0। 0 मूव करने के बाद अब वो क्या करेगा, येलो को ऐड कर देगा। येलो इज एडेड टू द लोकेशन पॉइंटेड बाय ईओ क्यू। अब ईओ क्यू जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहां पे येलो ऐड हो जाएगा। सिंपल है। अच्छा, उसके बाद द फॉलोइंग डायग्राम शोज द स्टेट ऑफ क्यू आफ्टर सेवरल ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड। ऑल क्यूज लोकेशन हैव बीन यूज्ड एटलीस्ट वंस। तो क्योंकि सब लोकेशंस यूज हो गई हैं जिसकी वजह से अब एक तरह से सर्कुलर क्यू बन गई है। ये क्यू यहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे खत्म होती है। तो ये हमारा स्टार्ट है। और समझ लो कि ये जो 4 और 3 है ना, वो ऐसे यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। ये इस तरह से ट्रीट हो रही है। स्टेट द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन द क्यू। अब डेटा आइटम्स क्यू के अंदर हैं कितने, आपने ये चीज देखनी है। इस बात का ख्याल रखना कि ये 3 जो है ना, ये क्यू के अंदर नहीं है। ये क्यू से एक तरह से पॉप हो चुके हैं, क्यू से निकल चुके हैं। तो डेटा आइटम्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारा फ्रंट है। तो ये और इसके बाद ये 2 डेटा आइटम्स समझ लो ये इधर हैं अगर। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 और ये 2 7। तो टोटल 7 डेटा आइटम्स हैं और जो 3 वैल्यूज हैं ना, ये एक तरह से क्यू से एक्सक्लूड हो चुकी हैं। तो क्यू के अंदर नहीं है, पड़ी हुई है वहां पे लेकिन क्यू के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉप हो चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद द डिजाइन ऑफ क्यू इज completed एंड द नंबर ऑफ लोकेशंस इज increased। ठीक है। A function add to queue has been written. It takes a string as a parameter and adds this to the queue. ठीक है। The function will return true if the string was added successfully. A procedure file to queue will add each line from the file to the queue. This procedure will end when all the lines have been added or when the queue is full. तो आपके पास 2 कंडीशंस हैं। ऑल द लाइंस की कंडीशन है एंड ऑफ फाइल, इसकी कंडीशन है कि क्यू फुल हुई है या नहीं। अच्छा, डिस्क्राइब द एल्गोरिथम। अब हमने इसका एल्गोरिथम डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डू नॉट यूज सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड के बगैर हमने बेसिकली एक तरह से स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में ये एल्गोरिथम डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन ऐड टू क्यू। ऐड टू क्यू हमारे पास लिख लिया है, जो कि ट्रू रिटर्न करता है जब ये क्यू में ऐड होती जाएंगी। और ये जब फॉल्स होता है जब क्यू फुल हो जाती है। एक तरह से क्यू फुल का मतलब है कि ऐड टू क्यू फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ऐड टू क्यू फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो मतलब क्यू फुल हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने फाइल में डेटा लिखना है। फाइल से डेटा लिखना है, सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपन फाइल इन रीड मोड। सबसे पहले तो हमने फाइल को रीड मोड में ओपन करना है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, एंड ऑफ फाइल का लूप लगाना है। लूप टू एंड ऑफ फाइल। चलो इससे पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक कंटिन्यू का भी बना लेते हैं। इनिशियलाइज बूलियन कंटिन्यू टू ट्रू।
इनिशियली कंटिन्यू ट्रू है। अब हमने लूप करना है, लूप टिल एंड ऑफ फाइल, और टिल कंटिन्यू इज ट्रू। जब तक कंटिन्यू ट्रू है तब तक और नहीं, दरम्यान में हम लगाएंगे एंड। जब तक ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं तब तक हम लोगों ने लूप लगाना है। अब लूप के अंदर क्या करना है, हमने रीड अ लाइन फ्रॉम द फाइल, फिर हमने क्या करना है, कॉल ऐड टू क्यू, विद लाइन एज अ पैरामीटर। और हमने ऐड टू क्यू की जो वैल्यू रिटर्न होगी ना, वो हमने किसको देनी है, वो हमने कंटिन्यू की देनी है। असाइन रिटर्न वैल्यू, तो जैसे ही वो फॉल्स होगी, कंटिन्यू फॉल्स हो जाएगा, उससे अगली आइटरेशन पे हम लोग एग्जिट कर देंगे। असाइन रिटर्न वैल्यू ऑफ ऐड टू क्यू टू कंटिन्यू, ताकि जैसे ही वो फॉल्स हो, कंटिन्यू भी फॉल्स हो जाए और लूप को एग्जिट कर दे। तो ये हमने 4-5 स्टेप्स लिख लिए हैं और इन्हीं के मार्क्स से। इसके बाद लिखना है तो क्लोज फाइल लिख दो, क्लोज द फाइल आउटसाइड लूप, बस क्लोज द फाइल। अच्छा, उसके बाद फंक्शन गेट नम विल, अब गेट नम क्या करेगा, टेक टू पैरामीटर्स अ स्ट्रिंग एंड अ कैरेक्टर, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द कैरेक्टर अकर्स इन द स्ट्रिंग। तो हमने एक स्ट्रिंग लेना है, एक कैरेक्टर लेना है, फिर हमने वो चेक लगाना है। लास्ट टाइम हमने क्या करना था, इस कैरेक्टर को रिप्लेस करना था, इस बार हमने इस कैरेक्टर को काउंट करना है बस। स्ट्रिंग आइसोलेशन कर, बेसिक कैरेक्टर आइसोलेशन करनी है। कैरेक्टर आइसोलेट करके अगर वो इसके इक्वल आ रहा है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है, बहुत सिंपल सा है। और ये नीड्स टू बी केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि ए और ए को हमने सेम नहीं करना। केस सेंसिटिव होने का मतलब होता है कि हमने उसे, जब कैरेक्टर को आइसोलेट करना है ना, उसके बाद उसे अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड नहीं करना, हमने उसे एज इट इज काउंट करना है। तो वैल्यू रिटर्न हो रही है तो फंक्शन गेट नम, इसके अंदर हम लिख लेते हैं str। str हमारे पास है स्ट्रिंग, और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंटीजर। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, आगे आते हैं, डिक्लेरेशन की जगह छोड़ दो। फिर सबसे पहले उसकी लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। फिर हम लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू 1 to लेन। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने कैरेक्टर को आइसोलेट करना है। सबसे पहले कैरेक्टर को आइसोलेट हम लोग करेंगे स्ट्रिंग मिड स्ट्रिंग कॉमा आई कॉमा 1। कैरेक्टर आइसोलेट होने के बाद हम लोग करेंगे इफ सी एच आर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक और पैरामीटर होगा, चेक सी एच आर कर लें, ये दिस सी एच आर कर लेते हैं, दिस कैरेक्टर। इफ सी एच आर इज इक्वल टू दिस कैरेक्टर जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग कैरेक्टर इज इक्वल टू दिस सी एच आर। अगर ये दोनों इक्वल हैं उस केस में हमने क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है। काउंट को अभी इनिशियलाइज भी कर देते हैं, काउंट +1। इसीलिए थोड़ी ऊपर जगह मैं छोड़ता होता हूँ क्योंकि काम आ जाती है। काउंट को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 पे। उसके बाद हम लोग कर देंगे एंड इफ, एंड इफ के बाद नेक्स्ट आई, तो ये कैपिटलाइज कर देता है अपनी मर्जी से। नेक्स्ट आई के बाद हम लोगों ने करना है बस रिटर्न काउंट, रिटर्न काउंट, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे एंड फंक्शन। अब जो जो यूज़ किया उसे डिक्लेयर कर लो, डिक्लेयर काउंट कॉमा आई कॉमा काउंट आई, और क्या था, लेंथ था। ये सब हो जाएंगे हमारे पास इंटीजर्स। उसके बाद हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे इसके अलावा हमने डिक्लेयर करना है सी एच आर जो कि है कैरेक्टर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रोग्रामर हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग सुडो कोड टू आउटपुट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो 1 से 10 तक वो स्क्वायर रूट्स आउटपुट कर रहा है। इसको बाद में देखते हैं इस कोड को। द सुडो कोड इज करेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम कोड। ठीक है, सुडो कोड प्रोग्राम कोड में भी कन्वर्ट हो गया, मतलब कि एक हाई लेवल लैंग्वेज में उसने लिख लिया। फंक्शन स्क्वायर रूट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन एंड कंटेन्स नो एरर। तो स्क्वायर रूट में हम अज्यूम करेंगे कोई भी एरर नहीं हो सकता। द प्रोग्राम कोड कंपाइल्स विदाउट एरर्स। कंपाइल्स विदाउट एरर्स का मतलब है कि इसमें सिंटेक्स एरर नहीं है, जीरो सिंटेक्स एरर्स है यहाँ पे। बट द प्रोग्राम गिव्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फिर भी वो दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक एरर है। दीज आर कॉज्ड बाय अ डिजाइन एरर। अच्छा, वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द प्रोग्राम गिव्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो हमने ये देखना है, प्रोग्राम को एनालाइज करना है और हमने देखना है कि ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों दे रहा है। अच्छा, अब हम लोग करते हैं डिक्लेयर नम रियल। नम को हमने 1 असाइन कर दिया, फिर हम लोग कर रहे हैं रिपीट। रिपीट में क्या कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कॉल डिस्प्ले स्क्वायर रूट, जिसमें हम नम दे रहे हैं, फिर हम नम को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो मैं ये ज्यूम करूंगा कि डिस्प्ले स्क्वायर रूट क्या करता है कि नंबर लेता है, उसके स्क्वायर रूट को आउटपुट करता है, उसके बाद नम को इंक्रीमेंट करता है। तो मतलब कि वो 1 से लेके 10 तक सबके स्क्वायर रूट्स बता रहा होगा। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट कर क्या रहा है। डिस्प्ले स्क्वायर रूट क्या कर रहा है? वो बाय रेफरेंस ले रहा है नंबर को एज अ रियल, फिर वो आउटपुट करता है दिस नम को, फिर वो कहता है दिस नम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट दिस नम। तो वो क्या कर रहा है, चलो करके देखते हैं। 1 को असाइन कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1। ठीक है, तो 1 हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 दिस नम के अंदर। ये दिस नम की बात हो रही। तो दिस नम में अब क्या सेव हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 सेव हो गया। फिर आउटपुट हो रहा है कि दिस नम में पहले 1 था ना, 1 हैज स्क्वायर रूट ऑफ जो भी रूट 1 की वैल्यू आती है, आई थिंक 1 ही आती है, हाँ 1 ही आएगी, 1। अच्छा, उसके बाद अब दिस नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। नम आया, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। अब ये देखो बाय रेफरेंस है, बाय रेफरेंस में उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इसमें 1 पड़ा हुआ था, अब ये इंक्रीमेंट होगी होगी 2। 2 के बाद फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ, जब फंक्शन कॉल हुआ तो आउटपुट होगा 2। 2 हैज स्क्वायर रूट ऑफ, अब क्या हो रहा है दिस नम में, दिस नम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस नम। तो दिस नम को ही असाइन हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है आई थिंक 1.3 या 1.4। चलो इसको स्क्वायर रूट 2 ही लिख लेते हैं। फिर स्क्वायर रूट 2 आउटपुट हो रहा है। अब दिस नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 पड़ा हुआ है। वापस गए हम लोग, हमने जब नम को इंक्रीमेंट किया तो वो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 होगा। तो ये समझ लो 1.3 होता है ना, 1.3 + 1 2.3 कर लो, 2.3 हो गया। तो मसला कहाँ पे आ रहा है? आप लोगों को ये बात समझ में आई? मसला ये आ रहा है कि हमने इसे बाय रेफरेंस दिया हुआ है। जब हमने बाय रेफरेंस दिया हुआ है ना, तो वो जो दिस नम को ही असाइन कर देते हैं उसका स्क्वायर रूट ना, फिर वो वैल्यू यहीं पे इंक्रीमेंट होती है। तो बजाय इसके कि वो पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का स्क्वायर रूट दे, वो आपको कुछ इस तरह देगा। 1 देगा, उसके बाद 2 देगा, उसके बाद 2.3 का स्क्वायर रूट दे रहा होगा, उसके बाद आगे वो स्क्वायर रूट ऑफ 2.3 निकालेगा, उसमें +1 करके उसका स्क्वायर रूट दे रहा होगा। तो वो इस तरह चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो बाय रेफरेंस वैल्यूज ले रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे बाय वैल्यू में चेंज करना है, क्योंकि जब बाय वैल्यू में चेंज करेंगे तो बाहर वाली जो नम की वैल्यू है ना, उस पर असर नहीं पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि जो वैल्यू चेंज हम यहाँ पे करते हैं ना, दिस नम में हम लोग स्क्वायर रूट डालते हैं, उसकी वजह से ये वाली वैल्यू इफेक्ट होती है। तो यही मसला है इसमें। अब यही इसी मसले को हम लिख लेना कि नम इज पास्ड बाय रेफरेंस व्हेन द फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या था? डिस्प्ले स्क्वायर रूट। डिस्प्ले स्क्वायर रूट मॉडिफाइज नम, वैल्यू ऑफ नम ऑल्सो चेंजेस, चेंजेस फॉर द कॉलिंग फंक्शन, जहाँ से वो कॉल हो रहा है वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है। दिस वे num is not incremented properly।
अच्छा, एक्सप्लेन वाई द कंपाइलर डज नॉट आइडेंटिफाई द एरर। कंपाइलर ये एरर क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहा? क्योंकि भाई देखो, विदाउट एरर्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे सिंटेक्स एरर नहीं है, कंपाइलर का काम है सिर्फ सिंटेक्स एरर्स को आइडेंटिफाई करना। अब कंपाइलर को तो नहीं पता ना कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो वो तो आप जो करना चाह रहे हो या जो उसको करके देते हो वो देखता है सिंटेक्स एरर नहीं है तो इम्प्लीमेंट कर देता है उसको। तो देयर इज नो सिंटेक्स एरर, इसी वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि कंपाइलर सिर्फ सिंटेक्स एरर्स को आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे आप लैंग्वेज का रूल ही तोड़ रहे हो। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ अ टिपिकल आईडीई कुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई दिस एरर। अब आईडीई कैसे यूज हो सकता है? आईडीई में तीन चीजें होती हैं, ब्रेक पॉइंट होता है, वेरिएबल वॉच विंडो होती है, और स्टेप बाय स्टेप आप उसे चला सकते हो। तो हम इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, वी कैन सेट अ ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्यों सेट करेंगे? टू स्टॉप एग्जीक्यूशन, टू पॉज एग्जीक्यूशन कर लो। अटर लाइन, एक लाइन पे हमने एग्जीक्यूशन को पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको चलाएंगे। वी कैन रन द प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाइज, एंड ट्रैक वैल्यूज यूजिंग वेरिएबल वॉच विंडो। वेरिएबल वॉच विंडो से हम लोग उसकी वैल्यूज ट्रैक कर लेंगे, वेरिएबल वॉच विंडो। तीन मार्क्स की हमने यहाँ पे दे दी, तीनों चीजें डिस्क्राइब कर दी। अच्छा, उसके बाद द सूडो कोड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम कोड एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोग्राम, ठीक है। ड्यूरिंग कंपाइलेशन अ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट गिव जनरेट्स एन एरर, तो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट ने एरर दे दिया। द प्रोग्रामर डज नॉट वांट टू डिलीट द कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बट वांट्स टू चेंज द स्टेटमेंट सो दैट इट इज इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। तो हम अब क्या करना चाहते हैं कि हम लोग उस स्टेटमेंट को हटाना नहीं चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग चाहते हैं कि वो कंपाइलर उसे इग्नोर भी करे। तो ये हम कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपली उसे एक कमेंट बना लेते हैं, चेंज द लाइन, क्योंकि कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, चेंज द लाइन इनटू अ कमेंट। सिंपल। क्वेश्चन सिक्स पे आ जाओ। क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है? अब ये थोड़ा सा सोचना है इसमें आपने। अ प्रोसीजर स्क्वायर विल टेक एन इंटीजर वैल्यू इन द रेंज 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक वैल्यू लेगा एज अ पैरामीटर एंड आउटपुट द नंबर स्क्वायर। तो वो अब उसका नंबर स्क्वायर आउटपुट कर रहा है। नंबर स्क्वायर किस तरह है? द बाउंड्री ऑफ अ नंबर स्क्वायर इज मेड अप ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पैरामीटर वैल्यू, द इनसाइड ऑफ द स्क्वायर इज मेड अप ऑफ स्टैटिक कैरेक्टर्स। तो इस तरह से कुछ वो बनता है। अब पैरामीटर स्क्वायर वन का वन ही है, टू का क्या हो रहा है? इस तरह एक स्क्वायर बन रहा है, थ्री का 3 by 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो बेसिकली जो आप वैल्यू देते हो उतने बाय उतने का ही स्क्वायर बनता है, एन बाय एन का। और उसके दरमियान में बाउंड्रीज पे सिर्फ वो नंबर्स होंगे, दरमियान में स्टेरिक्स होंगे। वन का सिर्फ एक क्यों बन रहा है? क्योंकि ये 1 by 1 की एरे बनेगी, सॉरी 1 by 1 के आउटपुट, 1 by 1 का मतलब एक ही। टू में 2 by 2 का। अब 2 by 2 में वो कह रहा है बाउंड्रीज जितनी भी है ना उसमें नंबर ही होना चाहिए, तो 2 by 2 में चार ही बाउंड्रीज, चार ही नंबर, चारों बाउंड्रीज है, तो कोई भी स्टेरिक नहीं है। 3 by 3 में ये सारी बाउंड्रीज हैं, दरमियान में सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जो बाउंड्री नहीं है, तो वो स्टेरिक हो रहा है। 4 by 4 में 4 by 4 का आउटपुट आ रहा है, जिसमें दरमियान वाले सारे आ रहे हैं। अब 9 by 9 में देखो, किनारों पे सारे 9 है, बीच में सारे स्टेरिक्स हैं। तो हम लोग ये कैसे बनाएंगे? अब इसमें एक और चीज़ है जो हमें कंसर्न करती है कि हम लोग कैसे, हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने अगली लाइन पे मूव करना है, क्योंकि लाइन्स भी तो चेंज हो रही है ना। उसके लिए उसने आपको एक बात क्लियरली कह दी है कि आउटपुट स्टेटमेंट इस तरह काम करती है कि हर आउटपुट, जितनी बार आप आउटपुट को कॉल करोगे ना, उतनी बार वो एक नई लाइन पे आउटपुट करेगी। बात समझ में आई? हम लोग अगर एक बार आउटपुट हेलो, आउटपुट जिंजर, आउटपुट कैट किया, तो हेलो जिंजर कैट अलग अलग लाइंस पे आएगा। तो अब इससे हमें दो बातें क्लियर हो रही हैं। एक बात ये क्लियर हो रही है कि ये जितनी भी लाइंस है ना, ये अलग आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, लूप के अंदर अलग आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, चार अलग। लेकिन ये जो इटसेल्फ ये पूरी एक लाइन है ना, ये आपको एक ही स्ट्रिंग में बनानी पड़ेगी। तो हमें पहले वो उसका स्ट्रिंग बनाना है स्पेसिफिक, उसके बाद उसे एक साथ आउटपुट करना है। हम लोग ये नहीं कर सकते कि चार का लूप लगा के इसे आउटपुट कर दें फिर आगे चले जाएं, क्योंकि उससे वो क्या होगा, वो 4 4 4 4 इस तरह आउटपुट कर देगा। तो हमें पहले एक बार एक ही स्ट्रिंग बनाना है, उसके बाद आउटपुट करना है उसे। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं।
हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले दो बाउंड्री स्ट्रिंग्स बनाएंगे, देखो ना। अब इन सब में एक चीज कॉमन है, इसमें दो टाइप के स्ट्रिंग्स हैं। एक टाइप ये है और एक टाइप ये है। दो टाइप के स्ट्रिंग्स है। एक टाइप ये है जिसमें नम आ रहा है कितनी बार, नम टाइम्स। देखो ना, अगर 4 है तो वो 4 टाइम्स आ रहा है, 3 है तो वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो नम एज अ कैरेक्टर आ रहा है 4 बार। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद स्टार्ट में नम आता है, फिर बीच में कुछ स्टेरिक्स आते हैं, फिर नम आता है। ये स्टेरिक्स कितनी बार आ रहे हैं? अगर नम 3 है तो बीच में स्टेरिक एक बार आ रहा है। अगर नम 4 है तो स्टेरिक 2 बार आ रहे हैं। अगर नम 9 है तो स्टेरिक 7 बार आ रहे हैं। तो क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको इस चीज में? पैटर्न ये है कि वो ये नम -2 टाइम्स स्टेरिक आते हैं। पैटर्न नजर आया? और उसके बाद एंड में भी नम आता है। और ये सब कुछ कितनी बार आते हैं? ये सब कुछ भी आता है नम -2 टाइम्स। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रही है। थोड़ा सा एक बार मैं दोबारा इसका एक आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास टॉप पे आएगा नम, जो कि कितने टाइम्स आएगा, नम टाइम्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो स्टेरिक वाला पैटर्न आएगा, उसके एंड में फिर से नम आएगा, सिर्फ नम। कितनी टाइम्स, नम टाइम्स। बीच में क्या आ रहा है? बीच में हमारे पास आता है नम, एक ही बार लिख लेते हैं इसको। उसके बाद आता है हमारे पास नम -2, कॉमा। नम -2 टाइम्स क्या आता है हमारे पास, स्टेरिक आता है। उसके बाद हमारे पास फिर से नम आता है। और ये चीज कितनी बार आती है? देखो ना, अब ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर होता है दोनों तरफ से सिमेट्रिकल। ये कितनी बार आ रहा है, 4 में 2 बार आ रहा है, 9 में 7 टाइम्स आ रहा है। तो ये भी एक लूप लग रहा है नम -2 टाइम्स का। तो अब आई होप आप लोगों को समझ आ रही है कि हमने करना क्या है। हम लोगों ने बेसिकली एक नंबर लेना है, सिर्फ पैरामीटर वैल्यू 1। तो मतलब हमने सिर्फ एक नंबर लेना है। नंबर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले उतने का ही लूप लगाएंगे, उस नंबर को पहले एक कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। CHR इज इक्वल टू नम। नम को वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कन्वर्ट कर लिया हमने कैरेक्टर में। फिर हम लोग उस नम का एक लूप लगाएंगे और ये वाला स्ट्रिंग बना लेंगे। इसको हम कह देते हैं बाउंड्री स्ट्रिंग। बाउंड्री स्ट्रिंग में हम लोगों ने ये लूप लगाया नम टाइम्स का, और हमने उसी नम को CHR उसमें ऐड करते गए। ठीक है। तो हमारे पास बाउंड्री बन गया। उसके बाद हमने ये वाला बनाना है। ये वाला बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसे कहते हैं मिडिल स्ट्रिंग। मिडिल स्ट्रिंग में हम लोग कैरेक्टर असाइन करेंगे उसे। उसके बाद हम लूप लगाएंगे नम -2 टाइम का, क्योंकि नम तो हमें नहीं पता ना क्या है, नम कुछ भी हो सकता है। नम -2 टाइम का लूप लगा के हम उसमें स्टेरिक ऐड करते जाएंगे। एंड स्टेरिक। स्टेरिक ऐड करने के बाद जहां पे ये लूप खत्म होगा वहां पे हम लोग इसको दोबारा असाइन करेंगे एक और कैरेक्टर। उससे क्या होगा, पहले नम आएगा, फिर स्टेरिक्स आएंगे, फिर नम आ जाएगा। अब हमारे पास ये स्ट्रिंग भी बन गया, ये स्ट्रिंग भी बन गया। अब हमने बस इसी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग कैसे करनी है? सबसे पहले हम लोग बाउंड्री स्ट्रिंग आउटपुट करेंगे। बाउंड्री स्ट्रिंग आउटपुट करने के बाद हम लोग एक लूप लगाएंगे। लूप कितने का लगेगा? लूप लगेगा नम -2 टाइम्स का फिर से। नम -2 टाइम के लूप में हम लोग क्या करेंगे, MS को आउटपुट करेंगे। MS को आउटपुट करने के बाद हम फिर से BS को आउटपुट कर देंगे। तो ये देखो, ये BS है आपका, ये सारे 7 टाइम्स MS है, फिर BS है। BS हमारे पास बाउंड्री स्ट्रिंग है, MS हमारे पास मिडल स्ट्रिंग है जो कि दरमियान में होगा। बस मैंने अभी से अपने से खुद से नाम दिए। तो बेसिकली 7 टाइम्स मतलब नम -2 टाइम्स ये आउटपुट हो रहा है, 1 टाइम BS आउटपुट हो रहा है, यहाँ भी 1 टाइम BS आउटपुट हो रहा है। तो आई होप अब इस पॉइंट पे आप लोगों को ये समझ आना शुरू हो रही है। अब इसको हम लोग कोड करते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलो ये मैं रफ वर्क यहाँ पे छोड़ देता हूँ। प्रोसीजर है हमारे पास स्क्वायर, जिसमें एक नंबर जाएगा जिसको हम लोग क्या देते हैं, इंटीजर। प्रोसीजर है तो ऑब्वियसली कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं। डिक्लेरेशंस के लिए काफ़ी जगह छोड़नी पड़ेगी। देखो जगह हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 2 पेजेस की उसमें जगह दी हुई है। डिक्लेरेशंस के लिए काफ़ी जगह छोड़ दो, इनिशियलाइजेशन में भी काम आएगी। अब हम लोग कहते हैं बाउंड्री। एक हम लोग बनाएंगे सबसे पहले बाउंड्री स्ट्रिंग।
तो बाउंड्री एस टी आर को हम लोग असाइन करेंगे। एक काम करते हैं, पहले कैरेक्टर बना लेते हैं। कैरेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, नम टू स्ट्रिंग, इसमें हम लोग नम देंगे और इससे हम लोग इसका कैरेक्टर बना लेंगे। कैरेक्टर बनाने के बाद अब हमें बाउंड्री स्ट्रिंग बनाना है। बाउंड्री स्ट्रिंग हमने कैसे बनाना था, एक सेकंड यार, पेन किधर गया। अच्छा, बाउंड्री स्ट्रिंग हमने कैसे बनाना था, बाउंड्री स्ट्रिंग के लिए हमने नम को नम टाइम्स कंकैटिनेट करना है उसके साथ ही। तो हम लोग नम का लूप लगाएंगे और नम टाइम्स उसको बाउंड्री स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर लेंगे। फॉर आई इक्वल्स टू 1 to नम, 1 to नम में हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री स्ट्रिंग इक्वल्स टू बाउंड्री स्ट्रिंग कंकैटिनेटेड विद कैरेक्टर। फिर हम लोग कर देंगे नेक्स्ट आई। अच्छा, एक बात का हमने एक और ख्याल रखना है, वो ये है कि हमने बाउंड्री स्ट्रिंग को खाली इनिशियलाइज करना है। उसके अलावा हम लोगों ने एक मिड स्ट्रिंग बना रहे थे, हम मिड स्ट्रिंग को भी हम लोग खाली इनिशियलाइज कर देते हैं। ये हम लोगों ने काम कर दिया, हमारा बाउंड्री स्ट्रिंग तैयार हो गया। बाउंड्री स्ट्रिंग के बाद हम लोग करेंगे मिड स्ट्रिंग। मिड स्ट्रिंग में हमने सबसे पहले क्या करना है, उसे कैरेक्टर देना है। कैरेक्टर देने के बाद अब हमने उसमें एन नम -2 टाइम्स नंबर डालना है। तो फिर से हम लूप लगाएंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 1 to num -2। num -2 में हम लोग क्या कहेंगे, मिड स्ट्रिंग को हम लोग कंकैटिनेट करेंगे कैरेक्टर के साथ जिसमें नम पड़ा हुआ है। फिर हम लोग कर देंगे नेक्स्ट आई। यार एक तो, अच्छा, नेक्स्ट आई के बाद हम लोगों ने क्या करना है, फिर से मिड स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करना है हमने, उससे क्लोज भी तो करना है ना। क्लोज करने के लिए एक और कैरेक्टर कंकैटिनेट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारा बाउंड्री स्ट्रिंग भी बन गया है और मिड स्ट्रिंग भी बन गया। अब हमने सिर्फ इन्हें आउटपुट करना है इस फॉर्मेट में। सबसे पहले बाउंड्री स्ट्रिंग, फिर लूप इतने बार लगा के मिड स्ट्रिंग, फिर हमने बाउंड्री स्ट्रिंग। अच्छा, इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे आउटपुट बाउंड्री स्ट्रिंग, उसके बाद हम लूप लगाएंगे फिर से, फॉर आई इक्वल्स टू 1 to num -2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे मिड स्ट्रिंग जो कि दरमियान में आना है। फिर हम लोग कह देंगे नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई के बाद एक और चीज़ का थोड़ा हमें ख्याल रखना है ना, वो क्या है, वो ये है कि अगर हमारा पैरामीटर 1 होता है तो, अब 1 का, चलो 1 का केस हम लोग अलग से देखते हैं कि 1 के केस में क्या होगा। 1 के केस में बाउंड्री स्ट्रिंग क्या बनेगा, बाउंड्री स्ट्रिंग बनेगा 1 to 1 का लूप चलेगा, मतलब एक बार लूप चलेगा और उसमें हमारा बाउंड्री स्ट्रिंग बन जाएगा सिर्फ 1। मिड स्ट्रिंग क्या बनेगा, मिड स्ट्रिंग का लूप हमारा कभी चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा, अच्छा, हमारा कुछ इस तरह होगा, मिड स्ट्रिंग में सबसे पहले आएगा 1, तो मिड स्ट्रिंग में वैल्यू होगी 1। उसके बाद n -2 टाइम्स लूप चलेगा, तो 1 - 2 क्या होता है, 1 - 2 तो -1 हो जाता है। तो वो लूप चलेगा ही नहीं। वो लूप नहीं चलेगा तो बीच में कोई भी स्टैटिक नहीं आएगा। उसके बाद मिड स्ट्रिंग इसमें दोबारा लग जाएगा। तो 2 टाइम मिड स्ट्रिंग तो इसमें लगेगा, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद आउटपुट हुआ बाउंड्री स्ट्रिंग, तो बाउंड्री स्ट्रिंग में क्या आउटपुट हो गया, 1 आउटपुट हो गया। फिर से ये लूप फिर से नहीं चलेगा, फॉर आई इक्वल टू 1 to num -2 जब ये वैल्यू आई की वैल्यू इससे बड़ी हो ना ऑलरेडी, तो ये लूप चलता ही नहीं है। लूप नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, मिड स्ट्रिंग आउटपुट ही नहीं होगा। इवन दो मिड स्ट्रिंग बन रहा है, मिड स्ट्रिंग में 2 1 है, लेकिन आउटपुट नहीं होगा मिड स्ट्रिंग। लेकिन उसके बाद अगर मैं दोबारा आउटपुट बाउंड्री स्ट्रिंग लिखूँ ना, तो ये 1 1 ऐसे हो जाएगा। 1 1 तो नहीं करना, हमें सिर्फ एक 1 बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन क्या होगी कि अब अगर नम 1 से बड़ा है ना, सिर्फ उस केस में, इफ नम इज ग्रेटर देन 1,
सिर्फ उस केस में हम लोगों ने अब आउटपुट करना है बाउंड्री स्ट्रिंग को, क्योंकि टू ऑनवर्ड्स वो बाउंड्री स्ट्रिंग आउटपुट हो रहा है एंड इफ। बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम लोग कर देंगे, इतना सही था हमारा, पूरा का पूरा बन गया। एंड प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर कर दिया। अब डिक्लेरेशंस की बारी। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे, एक सेकंड देना, डिक्लेयर सी एच आर, जो कि है एक कैरेक्टर। उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे बाउंड्री स्ट्रिंग कॉमा मिड स्ट्रिंग, ये दोनों है हमारे पास स्ट्रिंग्स। उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करना है आई को, जो कि है एक इंटीजर। और इसके अलावा कोई है नहीं है, बस ठीक है, सिंपल सा था। इतना मुश्किल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, बस सोचना था। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? कंप्यूटर सिस्टम फॉर अ शॉप stores information about each customer. The items of information include a name and address, both postal and email address, together with payment details and order history. The system also stores the product categories they are interested in, how they would like to be mm, contacted, not concatenated. अच्छा, उसके बाद the shop wants to add a program module that will generate emails to be sent to customers who may be interested in receiving details of new products. ठीक है? State three items of information that the module would need. Justify your choice. अब आपने अपनी चॉइस जस्टिफाई करनी है कि इस मॉड्यूल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसने हमें बताई हुई है। आइटम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नेम, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, पेमेंट डिटेल्स, ऑर्डर हिस्ट्री। तो उसके अलावा द सिस्टम ऑल्सो शोज द प्रोडक्ट कैटेगरीज दे आर इंटरेस्टेड इन एंड हाउ दे वुड लाइक टू बी कॉन्टैक्टेड, तो उनकी प्रेफरेंस। और उसके अलावा प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब ये सारी चीज़ें इसमें हमने 3 बतानी है जो कि न्यू मॉड्यूल को चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं? नेम, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम में हम लोग स्टोर करेंगे, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? कस्टमर नेम हमें क्यों चाहिए? ईमेल बनाना है हमने, तो ईमेल में कस्टमर का नाम ऐड करना होगा। टू एड्रेस द कस्टमर इन द ईमेल। उसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? वो हो सकती है ईमेल, ईमेल एड्रेस इटसेल्फ। ईमेल एड्रेस में की क्या जस्टिफिकेशन आप लिख सकते हो ताकि आप लोग उसी ईमेल एड्रेस पे ईमेल सेंड करो? टू सेंड द ईमेल टू करेक्ट एड्रेस। तीसरे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं उनकी प्रेफरेंस लिखना चाहते हो या ऑर्डर हिस्ट्री लिखना चाहते हो? कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस। कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस में आप लोग उसकी जस्टिफिकेशन क्या लिख सकते हो कि हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि उसे पोस्टल चाहिए या ईमेल चाहिए या चाहिए ही नहीं है। टू इंश्योर दे वांट टू बी कॉन्टैक्टेड, कि वो कॉन्टैक्ट होना भी चाहते हैं या नहीं। अच्छा, आगे आ जाओ। आइडेंटिफाई टू आइटम्स ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द न्यू मॉड्यूल। जस्टिफाई योर चॉइस। अच्छा, अब हमने वो चीज़ें देखनी है कि जो उसको चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमने सिर्फ जनरेट करने हैं ईमेल्स जो कि कस्टमर को हमने सेंड करने हैं, who may be interested in receiving details। तो पेमेंट डिटेल्स हमें उसकी चाहिए नहीं। हमने उसको ये तो नहीं बताना ना कि आपकी ये पेमेंट डिटेल्स हमें ऑलरेडी पता है, अब आप हमसे ऑर्डर लोगे या हम लोग आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे। ऐसा तो कुछ करना नहीं है। तो पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स क्यों? क्योंकि वो हमें ईमेल में कहीं भी ऐड नहीं करनी। नॉट नीडेड।
टू कॉन्टैक्ट या इन्फॉर्म द कस्टमर, अनलेस आपने उसे इमोशन ब्लैकमेल करना है। अच्छा, उसके बाद और क्या हो सकता है? और हो सकता है उसकी ऑर्डर हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री हमें ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कस्टमर को नहीं बताना कि आपकी ये ऑर्डर हिस्ट्री है, इसकी बेसिस पे हम आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमने उस ऑर्डर हिस्ट्री से सिर्फ ये जज करना है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर हिस्ट्री। और ऑर्डर हिस्ट्री की जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे कि इट इज़ ओनली यूज्ड टू डिसाइड कस्टमर्स प्रेफरेंस, कि उसे किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद है। अच्छा, आगे आ जाओ। द प्रोग्राम इंक्लूड्स अ मॉड्यूल टू वैलिडेट अ पिन। अच्छा, दिस इज यूज्ड व्हेन द कस्टमर्स पे फॉर गुड्स यूजिंग अ बैंक कार्ड। अब वो कब यूज होता है? जब बैंक कार्ड यूज हो रहा हो, ठीक है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हैज बीन प्रोड्यूस्ड फॉर दिस मॉड्यूल। हमारा एक पूरा का पूरा स्टेट ट्रांजिशन बना हुआ है, और थोड़ा सा उन्होंने हमें ड्रॉ भी करके दिया हुआ है। द टेबल शोज द इनपुट्स आउटपुट्स एंड स्टेट्स फॉर दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। कंप्लीट द स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन आपने कंप्लीट करनी है, आपके पास पूरा का पूरा चार्ट है। बहुत सिंपल सा काम है। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट के बाद हम लोग आ रहे हैं S1 पे। S1 पे अगर हम लोग इनपुट पिन करते हैं, इनपुट पिन पे आउटपुट कुछ भी नहीं होता, और नेक्स्ट स्टेट पे हम लोग चले जाते हैं। इनपुट पिन से हम लोग जाएंगे S2 पे, और यहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन की क्या है, इनपुट पिन। इनपुट पिन से हम लोग जा रहे हैं S2 पे। अब S2 से अगर हम लोग री इनपुट पिन करेंगे, आउटपुट डिस्प्ले एरर आएगा, और नेक्स्ट स्टेट भी S2 होगी। तो मतलब नेक्स्ट S2 वापस वो सेल्फ लूप। सेल्फ लूप में हम लोगों ने क्या लिख देना है, री इनपुट पिन। री इनपुट पिन। अच्छा, और इससे आउटपुट क्या होगा? डिस्प्ले एरर, ये भी बता दो। उसके बाद S2 से हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो हम लोग रीप्रॉम्प्ट पे चलेंगे। रीप्रॉम्प्ट का मतलब है हम लोग 1 पे चले जाएंगे। तो कैंसिल रीप्रॉम्प्ट उसने आपको बताया हुआ है। उसके बाद S2 से हम लोग अगर इनपुट करते हैं वैलिड पिन, तो हम लोग जा रहे हैं S4 पे, और आउटपुट होगा इनेबल पेमेंट। तो हम लोग एक S4 पे बना लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, इस पे लिख लेते हैं S4। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखना है, वैलिड पिन। वैलिड पिन हमारा इनपुट है, और आउटपुट क्या है, इनेबल पेमेंट। अच्छा, उसके बाद अगर टू मैनी ट्राइज हैं तो ब्लॉक अकाउंट, और वो S3 पे चला जाएगा। तो S3 पे जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे हमने लिखना टू मैनी ट्राइज ब्लॉक अकाउंट। टू मैनी ट्राइज ब्लॉक अकाउंट। अच्छा, इतना सा था ये, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। A computer shop assembles computers using items bought from several suppliers, ठीक है। A text file stock.txt contains information about each item। ये हमने किया है पहले भी, ऑलमोस्ट सिमिलर है उसी से। अब अगर फॉर्मेट है आइटम नंबर सप्लायर कोड डिस्क्रिप्शन। आइटम नंबर है 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, सप्लायर कोड है 3 अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एक स्ट्रिंग है जिसमें मिनिमम 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मिनिमम कैरेक्टर्स हम लोग देख लेते हैं कितने हैं। 4 + 3 7, 7 + 12 19, मिनिमम 19 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। अच्छा, द फाइल इज ऑर्गेनाइज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम नंबर। पहले भी यही था जो हमने पेपर 21 किया था, उसमें भी यही क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर। एंड डज नॉट कंटेन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, तो कोई भी रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन वो होंगी असेंडिंग ऑर्डर में। अ प्रोग्रामर हैज स्टार्टेड टू डिफाइन मॉड्यूल्स। अच्छा, ओनली अल्फा आपने लिख लिया। ओनली अल्फा में क्या है कि कॉल्ड विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग
रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। अगर सिर्फ अल्फाबेट्स हैं ना सारे के सारे, तो वो ट्रू रिटर्न कर लेता है। अगर हमने लिखना है चेक इन्फो, चेक इन्फो क्या करता है, कॉल विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ लाइन फ्रॉम ऑफ आइटम इन्फॉर्मेशन। तो वो इस तरह की एक लाइन होती है। हमने क्या करना है, चेक चेक्स टू सी वेदर द आइटम इन्फॉर्मेशन इन द स्ट्रिंग इज वैलिड। वैलिड होने की क्या कंडीशंस हैं? वैलिड होने की ये कंडीशंस हैं कि उसके जो पहले चार कैरेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो नंबर्स होने चाहिए। उसके बाद वाले जो तीन हैं वो होने चाहिए ओनली अल्फास। अब उसके लिए ना हम लोग ओनली अल्फा यूज करेंगे, ओनली अल्फा कॉल कर देंगे सप्लायर कोड पे। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो मिनिमम 12 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। तो इसकी मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, 19। तो हमारा ये एक डायरेक्ट चेक होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि उसके जो पहले चार कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब इज नम है या नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि अगर वो इज नम है तो वो इस रेंज के अंदर है या नहीं। वैलिडेशन के सारे चेक्स है ना, टाइप चेक किया हमने, सब तीनों का टाइप चेक करना है, ओवरऑल एक लेंथ चेक करना है। उसके बाद हमने इसका रेंज चेक करना है। ये सारे चेक्स हमने बारी बारी लगाने हैं। अच्छा, उसके बाद और इन सब की बेसिस पे हम लोगों ने रिटर्न कर देनी है वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन चेक इन्फो। चेक इन्फो में हम लोगों ने डालना है डेटा, जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और ये रिटर्न कर रहा है बूलियन। डिक्लेरेशन के लिए और इनिशियलाइजेशन की जगह छोड़ दो। सबसे पहले अब हम बेसिक चेक लगा लेते हैं उसका। सबसे पहले हम उसकी लेंथ स्टोर कर लेते हैं, लेंथ डेटा, क्योंकि ये बार बार काम आएगी। पहला चेक हम लेंथ के लिए लगा लेते हैं, चलो। इफ लेंथ इज लेस देन 19, क्योंकि 19 हमारी मिनिमम लेंथ थी, उससे अगर कम है हम लोग इधर ही रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। अब हम लोग साथ साथ ही रिटर्न कर देते हैं ना, ताकि उससे आगे प्रोग्राम चले ही ना फजूल में। क्योंकि जब रिटर्न होता है इसका मतलब इससे आगे प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो हमने उधर ही रिटर्न कर दिया फॉल्स। उसके बाद अब पहला चेक क्या था हमारा, आइटम नंबर का, कि आइटम नम जो पहली चार कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब नम होने चाहिए। अब आपको पहले मैं इंसर्ट दिखा देता हूँ कि इस नम कैसे काम करता है। हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में हमारे पास एक दिस नम है। दिस नम क्या करता है कि दिस नम कोई भी डेटा टाइप की चीज उठाता है, एक स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग या कैरेक्टर दोनों, और वो बुलियन रिटर्न करता है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो नंबर हैं या नहीं। तो मे बी कैरेक्टर या स्ट्रिंग में से दोनों हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लेफ्ट 4 लगाते हैं। हमें लेफ्ट वाले कितने कैरेक्टर्स चेक करने हैं, चार कैरेक्टर चेक करने हैं, और वो लगाना है हमने इस नम में। तो उसके हिसाब से इस नम क्या रिटर्न करता है, बूलियन। तो इफ नॉट इस नम, इस नम में हम लोग लगाएंगे लेफ्ट। लेफ्ट में हम लिखेंगे डेटा कॉमा 4। अगर लेफ्ट वाले चार कैरेक्टर्स नम नहीं है, उस केस में भी हमने क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि वो चारों के चारों नंबर होना जरूरी है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अब इनका लगा देते हैं रेंज चेक। अच्छा, उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं नम्स लेफ्ट डेटा 4। ये हम पहले भी कर सकते थे, ऊपर ही फिर हम लोग नम्स यूज कर लेते। चलो एक काम करते हैं, यही कर लेते हैं। उसका हमने, चलो आइटम नंबर कर लेते हैं, आइटम नम, आइटम नम। और यहाँ पे भी हम लोग आइटम नम कर लेते हैं। उसके बाद फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 4। हमने अब बारी बारी, सॉरी 1 to 4 की जरूरत नहीं है। अब रेंज चेक लगाना है हमने, तो इफ आइटम नम इज लेस देन, उसकी रेंज क्या थी, 0001 से लेके, और आइटम नम इज ग्रेटर देन 5999 थी। रेंज क्या थी उसकी, 0001 से लेके 5999 तक। अगर 5999 से भी बड़ा है, उस केस में भी हमने क्या करना है, रिटर्न फॉल्स। एंड इफ, अब हमारा रेंज चेक हो गया, लेंथ चेक हो गया, इस नम का टाइप चेक हो गया। अब हमने टाइप चेक करना है मिड लगा के,
किस पार्ट का, सप्लायर कोड का। सप्लायर कोड होना चाहिए ओनली अल्फा। तो अब हम लोग करेंगे सप्लायर कोड निकालेंगे उसमें से। सप्लायर कोड को हम लोग ले लेते हैं सब कोड। वो क्या है, मिड डेटा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, 5, क्योंकि पहले 4 कैरेक्टर्स हमारे पास नंबर्स हैं, और उसकी लेंथ थी 3। सप्लायर कोड आ गया हमारे पास। अब इफ नॉट ओनली अल्फा, ओनली अल्फा, ओनली अल्फा हम लोग देंगे क्योंकि उसमें हम लोग जब एक स्ट्रिंग देते हैं तो वो बताता है कि इसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं या नहीं। देन अगर वो नॉट ओनली अल्फा हो जाता है तो रिटर्न फॉल्स। एंड इफ। अच्छा, अब हमने ये सारे स्टेप्स लिख लिए ना बारी बारी। इनमें से कोई एक भी अगर वो कंडीशन मीट कर देता है, मतलब कि या उसकी रेंज चेक फेल हो जाता है, या उसका नम चेक टाइप चेक फेल हो जाता है, या उसका लेंथ चेक फेल हो जाता है, इन सब कंडीशंस में वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर उसने इन सब कंडीशंस से कोई भी किसी को भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया ना, ये सारे हमारे टेस्ट हो गए। एंड में हम लोग एक रिटर्न ट्रू लिख देते हैं कि अगर इसने इन सब कंडीशंस पे फॉल्स रिटर्न नहीं किया तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। तो अगर वो इस पॉइंट पे पहुंच गए, ये समझ लो एक फाइनल लेवल है ना, फाइनल लेवल पे भी वो पहुंच गए तो इसका मतलब है कि वो ट्रू ही होगा। अब डिक्लेरेशंस की बारी। डिक्लेयर लेन एज लेन कॉमा आई, ये दोनों हमारे पास आ गए इंटीजर्स। उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर आइटम नम कॉमा सप्लायर कोड, ये दोनों हमारे पास आ गए स्ट्रिंग्स। और बस इतना सी कोड था, सिंपल है। बस बेसिक इफ्स थे सारे के सारे। बस आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कहाँ पे नॉट लगाना है, कहाँ पे ट्रू की कंडीशन चेक करनी है हमने, कहाँ पे किसी चीज़ की फॉल्स की कंडीशन चेक करनी है। अच्छा, उसके बाद ऐड आइटम। अब ऐड आइटम में हमने क्या करना है, कॉल्ड विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ वैलिड इन्फॉर्मेशन। मतलब हमने वैलिडेट कर दिए वैलिड इन्फॉर्मेशन फॉर अ न्यू आइटम दैट इज नॉट करेंटली इन स्टॉक डॉट टी एक्स टी फाइल। तो हमने स्टॉक डॉट टी एक्स टी में एक ऐसी चीज़ जो कि अभी नहीं है वो हमने उसमें पैरामीटर में दी। creates a new file new stock.txt from the contents of the file stock.txt and adds the information at the appropriate place। appropriate place का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि अब देखो ना, उसने एज अ रिमाइंडर आपको दे दिया कि वो असेंडिंग ऑर्डर है आइटम नंबर के। तो हम लोगों ने अब क्या करना है कि स्टॉक डॉट टी एक्स टी, एक हमारी फाइल खुली होगी न्यू स्टॉक, एक हमारी खुली हुई स्टॉक, और एक हमारे पास एक नया आइटम है यहाँ पे। समझ लो इसकी वैल्यू है 4000। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, 4000 से पहले पहले वाली जितनी वैल्यूज है ना, 1 है, 10 है, 100 है, वो इसमें एज इट इज लिख देनी है। फिर जब कोई ऐसी वैल्यू आएगी ना जो 4000 से बड़ी है, तो मतलब इन दोनों के दरमियान में आप 4000 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4000 की वैल्यू। उससे पहले 10, 100, 1000 आ गई। इसके बाद समझ लो 5000 थी। उसके बाद हम लोग 4000 के आइटम नंबर को कर देंगे 9999, ताकि ये दोबारा ना लिखा जाए ना, वरना बार बार वो लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि अगला जब इससे बड़ा है तब लिखते जाओ। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यूज लिखते जाएंगे जब तक हमारी फाइल एंड नहीं हो जाती। तो हमने कुछ इस तरह से करना है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। बस एक इफ लगेगी, उसमें फाइल कॉपी करने वाला सारा कोड है, उसमें हमने सिर्फ एक इफ लगाना है। फाइल कॉपी करनी तो आती होगी। अच्छा, सबसे पहले अब ये एक प्रोसीजर है, क्योंकि रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहा। ऐड आइटम। अब इसमें आइटम का डेटा है तो हम लोग इसको डेटा ही कह देते हैं। डेटा जो कि स्ट्रिंग में है, डिक्लेरेशंस के लिए जगह छोड़ दो। अच्छा, इतनी काफ़ी है। उसके बाद अब हमने दो फाइल साइमल्टेनियसली खोलनी है, एक को राइट मोड में क्योंकि हमने क्रिएट करनी है न्यू फाइल। तो ओपन फाइल न्यू स्टॉक डॉट टी एक्स टी फॉर राइट, ओपन फाइल स्टॉक डॉट टी एक्स टी फॉर रीड। अब हमने लूप किसका लगाना है, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल स्टॉट डॉट टी एक्स टी, जब तक ये एंड नहीं होती तब तक चलते रहो। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा एक और काम भी हमने करना है कि हम लोगों ने जो नया आइटम नंबर ऐड करना है ना, हम उसका आइटम नंबर एक स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि वो काम आएगा। आइटम नंबर को हम लोग एक स्टार्ट करते हैं लेफ्ट डेटा कॉमा 4 से। अब वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, इसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले, सॉरी,
रीड फाइल स्टॉक डॉट टी एक्स टी, और इसको हम लोग लिख लेते हैं फाइल डेटा में। फाइल डेटा में हमारे पास आ गया। अब इसका आइटम नंबर हम लोग निकालते हैं। फाइल आइटम नम, ये हम लोग करेंगे लेफ्ट फाइल डेटा कॉमा 4। अब हमारे पास दोनों के आइटम नंबर्स आ गए ना। अब हमने करना क्या है, हम लोगों ने कंपेयर करना है। अभी मैंने आप लोगों को वो ड्राइंग भी बना के दिखाई थी, दोबारा बना लेते हैं वो। ये दो फाइल्स हैं, ये पुरानी है, ये न्यू वाली है, और ये हमारा अपना आइटम है। जब ये अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले इसकी वैल्यू रीड करते हैं। वैल्यू रीड करके इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये वाली वैल्यू छोटी है ना तो डायरेक्टली इसको राइट कर दो। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब ग्रेटर देन है, अगर फाइल की वैल्यू ग्रेटर देन है हमारे आइटम नंबर की, फाइल आइटम नंबर, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमें पता है कि अब इससे पहले हमें आइटम नंबर को लिखना है, तो हम लोग पहले आइटम को लिखेंगे, उसके बाद फाइल को लिखेंगे इफ से बाहर। तो यही काम कर लेते हैं। अगर फाइल की वैल्यू बड़ी है, इफ फाइल आइटम नम, अगर वो बड़ी हो जाती है, इज ग्रेटर देन आइटम नम, सिर्फ उस केस में हम लोगों ने क्या करना है। अब हमें पता चल गया कि टाइम आ गया अपने वाले न्यू स्टॉक डॉट टी एक्स टी में अपना पैरामीटर ऐड करने का, जो कि है डेटा। डेटा ऐड कर लिया। डेटा ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी आइटम नंबर है ना, क्योंकि ये कंपेयर हो रहा है, क्योंकि अब जो फाइल, अगर ये वाला पॉइंट आ गया, समझ लो हमारा आइटम नंबर था 4000 और हमारा फाइल आइटम नम हो गया 4010। इसका मतलब है कि अब जितनी बार हम लोग डेटा रीड करेंगे ना, वो आइटम नंबर से तो बड़ा ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आइटम नंबर को इन्फिनिटली बड़ा कर देते हैं, जहां तक फाइल आइटम नंबर पहुंच ही नहीं सकता। वो कहाँ तक नहीं पहुंच सकता, 9999 तक, क्योंकि वो 5000 के बाद आगे खत्म हो जाता है। तो हम उसे कर देंगे 9999, ताकि इसके बाद ये कंडीशन ट्रू ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक से ज़्यादा बार लिखा जाए, हमने सिर्फ उसे एक ही बार लिखना है। एक बार लिखने की हमने कंडीशन लगा दी। इसके बाद हम लोग अब राइट फाइल करेंगे, जो हमने फाइल का डेटा रीड किया था वो तो हमने लिखना ही है, न्यू स्टॉक डॉट टी एक्स टी कॉमा फाइल डेटा, वो तो लिखना ही लिखना है ना। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एंड वाइल। अच्छा, एंड वाइल करने के बाद एक चीज़ रह गई है। वो ये चीज़ है कि देखो, एक छोटी सी, ऐसा भी तो हो सकता है, एक टेस्ट केस हमारे जहन में रहता है अभी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जितनी ओल्ड वाली थी ना, ये समझ लो 1 से लेके 200 तक आइटम्स हैं, और ये हमारा आइटम नंबर है, ये है 4000। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कभी ये कंडीशन आई ना, कि ओल्ड में कोई ऐसा आइटम नंबर है जो कि इस आइटम नंबर से बड़ा है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1 से 200 सारे के सारे लिखेंगे, एंड में आइटम नंबर को ऐड करेंगे इस लूप से बाहर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि आइटम नंबर ऐड हुआ या नहीं हुआ। हमने ऐड होने के बाद एक चीज चेक कर ली थी कि आइटम नंबर को 9000 कर लिया था। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं कि अगर आइटम नंबर 9000 से छोटा है, या 9000 नहीं है, इफ आइटम नम इज नॉट इक्वल टू 9999। अगर वो 9999 नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वो अभी तक ऐड ही नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट फाइल न्यू स्टॉक डॉट टी एक्स टी कॉमा डेटा। तो अब हम यहाँ से अलग से एक्सप्लिसिटली उसे लिख लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि वो अभी तक ऐड हुआ ही नहीं है, और पूरी की पूरी फाइल खत्म हो गई है। पूरी फाइल के एंड में उसको लिख लेंगे हम लोग। अब हमने दोनों फाइल को क्लोज कर देना है, क्लोज फाइल स्टॉक डॉट टी एक्स टी। उसके बाद हम कर देते हैं क्लोज फाइल न्यू स्टॉक डॉट टी एक्स टी। उसके बाद हम लोग करेंगे एंड प्रोसीजर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। अगर थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में सोचो ना, तो बस फाइल कॉपी वाले ही हमने सारा का सारा कोड छापा है, बस एक उसमें कंडीशन डाल दी। अब हम डिक्लेयर करेंगे जो चीज़ हमने यूज़ की है। आइटम नम यूज़ किया हमने, आइटम नम के अलावा हमने फाइल डेटा यूज़ किया है, फाइल डेटा के अलावा हमने क्या यूज़ किया है, फाइल आइटम नम, और ये सब कुछ हैं स्ट्रिंग्स।
इतना सा कोड था। अच्छा, उसके बाद द प्रोग्राम कंटेन्स मॉड्यूल सप्लायर एग्जिस्ट एंड चेक सप्लायर। ठीक है, सप्लायर एग्जिस्ट और चेक सप्लायर, जो कि बेसिकली हमने पेपर 21 में लिखे थे। These have been written but contain errors. ठीक है, these modules are called from several places in the main program, and testing of the main program integration testing has had to stop. इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों रुक गई? क्योंकि इनमें एरर्स थे और ये मेन में कॉल हो रही थी, तो ये मेन को चलने ही नहीं दे रहे एक तरह से। Identify a method that can be used to continue the testing of the main program before the errors in these modules have been corrected and describe how this would work. अच्छा, अब आपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में समझ लो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका मेन प्रोग्राम है। मेन कॉल करता है एक मॉड्यूल को, मेन कॉल करता है दूसरे मॉड्यूल को। अब इस मॉड्यूल में ऐसा एरर है जिसकी वजह से आपका ये प्रोग्राम चलने ही नहीं दे रहा आपको, लेकिन आप चाहते हो कि आप एटलीस्ट मेन को तो टेस्ट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टब टेस्टिंग यूज करेंगे। स्टब टेस्टिंग से क्या होगा, हम इस मॉड्यूल की जगह एक डमी मॉड्यूल बनाएंगे और उस डमी मॉड्यूल में लिख देंगे कि सप्लायर एग्जिस्ट कॉल्ड। बस ये लिख देंगे, एक डमी स्टेटमेंट लिख देंगे कि हमें उससे आइडिया हो जाए कि हाँ ये कॉल सही जगह पे हो रहा है। अच्छा, तो मॉड्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाय डमी मॉड्यूल्स, उसकी जगह हम डमी मॉड्यूल्स लिख देते हैं। डमी मॉड्यूल्स रिप्लेस्ड बाय डमी मॉड्यूल्स which which have output statements, एक second, which have output statements to show that they have been called। बस ये दिखाने के लिए कि वो कॉल सही जगह पे हो रहे हैं, वो बस आउटपुट कर देते हैं have been called। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अच्छा, खत्म आपका पेपर यहाँ पे। तो बस आखिरी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, उसके अलावा आई डोंट थिंक इतना मुश्किल था। तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ लो बेशक, लेकिन अब 9618 का इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के एग्जाम से पहले पहले ख़त्म कर दूँ। तो चलो, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।